तो आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार की जो इंद्रधनुष योजना है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है कि भारत सरकार के जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं, उन बैंकों की क्षमता में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने इस योजना को लाया। कौन सी योजना? तो यहाँ पर अधिशेष या अधिकता का मतलब है कि जब किसी सरकार का बजट जो होता है लाभ का होता है, यानी कि उसका आय अधिक हो और व्यय कम हो, उस स्थिति को कहा जाएगा बजट अधिशेष, बजट सरप्लस। तो मनुष्यों के जो रहने का सबसे प्राचीनतम प्रमाणों में से एक स्थल है ये भीमबेटका। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं वो बहुत ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। आज की जो प्रश्न है वो आगामी परीक्षाओं जैसे कि एसएससी की कोई परीक्षा है या फिर रेलवे की जो परीक्षा है उसके लिए बड़ी उपयोगी साबित हो सकती है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। हमारी संस्था जो है विगत कई वर्षों से रेलवे और जितने भी इस तरह के एक दिवसीय एग्जाम है उनके लिए तैयारी करा रही है और इस संस्था में हजारों बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। अभी जो इस वर्ष नई भर्तियां आने वाली हैं, चाहे एसएससी की आने वाली हो चाहे रेलवे की आने वाली हो, उनके भी नए बैच हमारी संस्था में बनाए जा रहे हैं, लगातार वो बनते जा रहे हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों को इनकी तैयारी करना है वो इसकी जानकारी संस्था में आकर के ले सकते हैं। तो जितना जल्दी हो आप इनको पता कर लें और क्लासेस ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये क्लासेस बहुत जल्दी ही शुरू होने जा रही हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो ये है कि भारत सरकार की पहल इंद्रधनुष इसके लिए है। मतलब यहाँ पर ये पूछा गया है कि भारत सरकार की जो इंद्रधनुष स्कीम है उस स्कीम का, उस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसमें आपको बाइलिंगुअल में क्वेश्चन दिख रहा है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। द इंद्रधनुष फ्रेमवर्क एंड इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज फॉर। तो आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की इंद्रधनुष योजना, उसके बारे में है ये प्रश्न। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। निजी क्षेत्रों के बैंकों में क्षमता के निर्माण के लिए लाया गया है, निजी क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए, संसाधन जुटाने के लिए या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। प्रश्न ये पूछा गया है कि जो भारत सरकार की इंद्रधनुष योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार की जो इंद्रधनुष योजना है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है कि भारत सरकार के जो सार्वजनिक बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं, उन बैंकों की क्षमता में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने इस योजना को लाया। कौन सी योजना? इंद्रधनुष योजना। तो ये महत्वपूर्ण योजना है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है किसी अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हो तो उसे क्या कहा जाता है? द सिचुएशन इन एन इकोनॉमी व्हेन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर एट हायर लेवल्स इज नोन एज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी प्रश्न में ये पूछा गया है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में महंगाई और बेरोजगारी दोनों बहुत ज्यादा हो, महंगाई भी बढ़ी हुई हो साथ ही साथ बेरोजगारी भी बढ़ी हुई हो, उस स्थिति को अर्थव्यवस्था में किस नाम से पुकारा जाता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है री इन्फ्लेशन, दूसरा है स्टैगफ्लेशन, तीसरा है इन्फ्लेशन, चौथा ऑप्शन दिया है इन्फ्लेशन प्रीमियम। तो ध्यान रखेंगे कि वह स्थिति जब अर्थव्यवस्था में महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन भी बढ़ा हो और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा हुआ हो, बेरोजगारी भी बढ़ी हुई हो, उस स्थिति को अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्टैगफ्लेशन या मुद्रा अपस्फीति या मुद्रास्फीति जन मंदी भी कहा जाता है। तो ये जो इसमें जो ऑप्शन बी यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बाद बात करें हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड खाली स्थान में स्थापित किया गया। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको इंग्लिश में आप सेबी के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना कब हुई है ये पूछा गया है। तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न में पूछा गया है कि सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कब स्थापित हुआ है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 1966, दूसरा है 1992, तीसरा है 1999 और चौथा ऑप्शन दिया है 1940। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है 1992। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में सेबी नाम का एक संगठन है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको आप कह रहे हैं। और ये जो संगठन है सेबी, इसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि ये जो संगठन है भारत में शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। तो भारतीय शेयर बाजार को कंट्रोल करने वाला, रेगुलेट करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन हमको दिखाई देता है उसका नाम है सेबी। और भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना 1988 में की गई। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इस संस्था को वर्ष 1992 में भारत सरकार के द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था। स्टैट्यूटरी जो इसकी बॉडी का जो लीगल स्टेटस है वो इसको प्रोवाइड किया गया था। तो स्थापित वैसे ये 1988 में हुआ है, लेकिन इसे 1992 में स्टैट्यूटरी दर्जा दिया गया है, वैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर है 1992।
अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है, अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ होता है? इन इकोनॉमिक्स व्हाट डज बजट सरप्लस मीन? तो यहां पर पूछा गया कि बजट अधिशेष या बजट सरप्लस का अर्थ क्या है। तो चारों ऑप्शन देख लिया जाए। पहला ऑप्शन दिया है, जब एकत्रित राजस्व व्यय की तुलना में नगण्य है। ठीक है, मतलब राजस्व जो है व्यय की तुलना में क्या है, कम है। दूसरा है, जब खर्च की गई राशि एकत्रित राजस्व के बराबर हो। तीसरा लिखा है, जब व्यय आय से अधिक हो। और चौथा ऑप्शन लिखा है, जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो। तो यहां पर ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि बजट अधिशेष या बजट सरप्लस किसे कहा जाता है अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में। तो बजट अधिशेष जो शब्द है, बजट सरप्लस जो शब्द है, याद रखेंगे सरप्लस का मतलब होता है अधिकता, अधिशेष का मतलब भी होता है अधिकता। तो यहाँ पर अधिशेष से अधिकता का मतलब है कि जब किसी सरकार का बजट जो होता है लाभ का होता है, यानी कि उसका आय अधिक हो और व्यय कम हो, उस स्थिति को कहा जाएगा बजट अधिशेष, बजट सरप्लस। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें हमको ये दिखाई देता है कि वो इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो, यानी कि जितना खर्च है उससे ज्यादा अगर पैसा इकट्ठा हो रहा हो तो वो कहला रहा है क्या, बजट सरप्लस। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न जो है वो इतिहास से संबंधित दिखाई दे रहा है। वो प्रश्न है कि उड़ीसा के उदयगिरी का हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा ने द्वारा बनवाया गया था। तो प्रश्न में पूछा गया कि उड़ीसा में एक अभिलेख मिला है, इंस्क्रिप्शन, जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख या शिलालेख। तो हाथी गुम्फा एक जगह है उड़ीसा में और वहां पर मिला है एक अभिलेख या शिलालेख जिसका नाम है हाथी गुम्फा शिलालेख। मतलब जिस जगह पे मिला उसी जगह से उसका नाम कर दिया गया हाथी गुम्फा शिलालेख। अब प्रश्न में ये पूछा गया है कि, और ये भी ध्यान रखना है कि कहां पर है ये, उड़ीसा के उदयगिरी नामक स्थान पर है। अब ये प्रश्न पूछा गया है कि इसको लिखवाने वाला व्यक्ति कौन है। तो इस व्यक्ति को लिखवाने वाला वहां का शासक है। अब चार ऑप्शन दिए गए हैं, खारवेल, महेंद्र, बिंबिसार और अशोक। तो याद रखेंगे कि इस हाथी गुम्फा शिलालेख को लिखवाने वाला जो शासक दिखाई देता है वो है आपका खारवेल। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं खालिस्तान में स्थित हैं। तो भीमबेटका आप सभी को पता होगा कि भारत की एक प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुफा है जहां से भारत में मनुष्यों के रहने के सबसे प्राचीनतम प्रमाण दिखाई देते हैं। तो मनुष्यों के जो रहने का सबसे प्राचीनतम प्रमाणों में से एक स्थल है ये भीमबेटका, और ये वर्तमान में एक विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में भी शामिल है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। और ये इसकी लोकेशन जो है वो प्रश्न में पूछा गया कि कहाँ पर है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे कि ये मध्य प्रदेश में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में इसकी लोकेशन आपको दिखाई देती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। तो ये प्रश्न भी इतिहास से जुड़ा हुआ है। आपको पूछा गया कि इन चारों जगहों में से कौन सी जगह पंजाब में है। तो ऑप्शन दिया है कोटदीजी, बनावली, हड़प्पा या रोपड़। याद रखेंगे कि इन चारों, ये जो चारों जगह यहाँ पे दी जा रही हैं, ये सभी की सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। और इनमें से जो रोपड़ है वो कहाँ दिखाई देता है, भारत के पंजाब वाले राज्य में स्थित दिखाई देता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद में सर्वाधिक ऋचाएं हैं, यानी कि किस वेद में सबसे ज्यादा मंत्र हैं। तो चार ऑप्शन है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। याद रखेंगे कि इनमें जितने ये चारों ही वेद है, इन चारों को मिला के चतुर्वेद कहा जाता है। और इनमें सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद, और इसी वेद में सबसे ज्यादा हमको ऋचाएं या मंत्र दिखाई देती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उदयन ने मगध की राजधानी को खालिस्तान से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। तो प्रश्न उदयन से जुड़ा हुआ है। उदयन आपको पता होना चाहिए कि हर्यक वंश का शासक था, तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है ये, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का जो एक शासक दिखाई देता है उस शासक का नाम है उदयन। हर्यक वंश के बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। तो उदयन जो है इस वंश का तीसरा शासक दिखाई देता है। और ये जो वंश है इसे भारतीय इतिहास का पहला ऐतिहासिक वंश माना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसी वंश के जो पहले राजा थे, पहला शासक था जो बिंबिसार, उसी ने जो है राजगीर को या राजगृह को मगध की पहली राजधानी के रूप में स्थापित किया था। अब प्रश्न यही पूछा गया है कि जब उदयन शासक बना तो उसने राजधानी को कहां से कहां शिफ्ट किया। तो याद रखेंगे कि उदयन ने राजधानी को जो है राजगृह से उठा करके पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो प्रश्न में बता दिया गया पहले से कि पाटलिपुत्र ले गया था, तो कहां से कहां ले गया था। तो उत्तर है राजगृह या राजगृह। तो ऑप्शन जो डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मसौदा समिति का गठन किया,
जिसको आप लोग इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हो। तो ये जो है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी, ध्यान रखेंगे। प्रश्न ये पूछा गया है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, जिसे आप मसौदा समिति भी कहते हो, ये कब बनी थी? ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न पूछा गया कि मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन संविधान सभा ने कब किया था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, और इस संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। अब 9 दिसंबर 1946 को जब इसका गठन किया गया तो इसने अपना जो संविधान बनाने का निर्माण कार्य है वो 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट किया। तो 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949, ये जो टोटल समय है आप सभी को पता होना चाहिए कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। इसी समय अवधि के दौरान ही ड्राफ्टिंग कमेटी का भी गठन किया गया। इस संविधान को बनाने के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था। उन्हीं में से एक समिति हमारी मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी है, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। ध्यान रखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में आप ध्यान से देख सकते हैं। गठन का जो तिथि है वो है 29 अगस्त 1947। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है 29 अगस्त 1947। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसके चेयरमैन जो थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और क्योंकि वो इस समिति के अध्यक्ष थे या चेयरमैन थे, इसलिए ही उन्हें भारतीय संविधान का जनक या पिता कहा जाता है। ये प्रश्न भी बनता है। तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है, सारे तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए उपयोगी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अर्धसंघीय सरकार प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो अर्धसंघीय सरकार या फिर इसको इंग्लिश में क्वासी फेडरल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न में जो पूछा गया उस पर ध्यान दीजिएगा। अर्धसंघीय या क्वासी फेडरल का कॉन्सेप्ट भारत सरकार ने कहां से लिया है? जैसा आपको सभी को पता है कि भारत जो है संघीय देश है, संघीय स्थिति है यहाँ पर संविधान की, जिसको हम लोग यूनियन बोलते हैं। तो जो हमने संघ या यूनियन का विचारधारा लिया है वो किस देश से लिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूएस, साउथ अफ्रीका, यूके या कनाडा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कनाडा। हमने संघीय विचारधारा जो अपनाया है वो कनाडा के संविधान से अपनाया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान में एक प्रावधान है जो लोगों के सदन में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि जो संसद है, संसद के अंदर जो लोकसभा वगैरह है, उसमें एससी और एसटी के लिए जो सीटों का रिजर्वेशन किया गया है कि कितने लोग एससी समुदाय से आएंगे, कितने लोग एसटी समुदाय से आएंगे, उस आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई? प्रश्न में यही पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 46। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 330, और इसके तहत ही लोकसभा में जो है हमको आरक्षण की व्यवस्था दिखाई देती है एससी और एसटी वर्ग के लिए।